बच्चों, आज हम माता का आंचल पाठ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। माता का आंचल पाठ आपकी सहायक पुस्तिका कृतिका का पहला पाठ है और मैंने बताया था कृतिका पुस्तिका से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रश्न होते हैं, ईच कैरिंग 3 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2। ओके, तो इसी क्रम में हम माता का आंचल पाठ का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पेज नंबर 8 क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका एग्जैक्ट आंसर पहले मैं बताती हूँ कि व्हाट यू हैव टू राइट, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। आंसर होगा, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ये आंसर आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहली बात कि विपदा का अर्थ क्या है। विपदा मतलब संकट, तकलीफ, कष्ट। और ऐसे समय में बच्चे को सिर्फ अपनी माँ की आवश्यकता होती है, भले ही वो किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, लेकिन उस समय उसको विशेष प्रेम की आवश्यकता होती है, एक विशेष शांति की आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती है उस सुरक्षा की भावना की, जो उसे केवल और केवल अपनी माँ के पास प्राप्त हो सकती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो ये तो बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है कि बच्चे बहुत जल्दी अपने दुख, तकलीफ, कष्ट, रोना धोना सब भूल जाते हैं, और जब भी वो किसी अपने प्रिय व्यक्ति या वस्तु को देख लेते हैं तो वो और अधिक अपने दुख और तकलीफ़ों को जल्दी भूल जाते हैं और बहुत जल्दी उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति में रम जाते हैं। और बच्चों के लिए इस उम्र में तो उनके मित्रों से अधिक प्रिय कोई और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता है। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है और इस खुशी में सिसकना भी भूल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको 50 to 60 वर्ड में ही आंसर देने हैं, इससे ज़्यादा लंबा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए क्रॉस दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, सो डोंट नीड टू राइट इन योर रजिस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट। भोलानाथ अपने साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन समझो पहले कि भोलानाथ और उसके साथी जिन जिन चीज़ों से खेला करते थे और जिस जिस प्रकार के खेल खेलते थे वो आज के युग के खेलों और खेल सामग्रियों से किस तरह से अलग हैं। तो यू कैन राइट ऑल्सो इन पॉइंट्स और इन पैराग्राफ एज यू विश। आंसर हम लिखेंगे कि भोलानाथ और उनके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती हैं जिनसे वह खेलते और खुश होते हैं। परंतु आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं
आसानी से और बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्रियों में बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेलों में स्वतंत्रता का अभाव है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं? पहला तो कि भोलानाथ किन किन चीज़ों से खेला करता था और बदलते परिवेश में आज हम किन किन चीज़ों से खेलते हैं। पहला तो पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा लिखोगे कि पहले बहुत आसानी से बिना पैसे खर्च किए चीज़ें प्राप्त हो जाती थी, लेकिन आज खेलों या खेल सामग्रियों पर एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया जाता है। और तीसरी चीज़ आपको लिखनी है कि पहले माता पिता बेफिक्र होकर बच्चों को बाहर खेलने की अनुमति दे देते थे, लेकिन आज समाज में बढ़ते अपराधों की वजह से माता पिता बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। उनका प्रयास ये होता है कि बच्चे उनकी आंखों के सामने ही रहें। चौथा पॉइंट कि आज खेलों की समय सीमा तय कर ली जाती है, जबकि भोलानाथ के समय में पूरा दिन बच्चे घर से बाहर ही खेला करते थे। तो आज जो खेल है उसमें स्वतंत्रता का अभाव है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। दिस इज़ अप टू यू। बहुत सारे प्रसंग आए हैं जिनको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ प्रसंग डिस्कस कर रही हूँ, इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो वो जिसमें पिताजी रामायण का पाठ कर रहे हैं और भोलानाथ आईने में अपना चेहरा देख रहा है, और जब पिताजी भोलानाथ को ऐसा करते देख लेते हैं तो वो शर्मा कर आईना नीचे रख देता है और मुस्कुराने लगता है। तो ये बहुत बाल सुलभ क्रियाकलाप हैं जिसको आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि भोलानाथ के पिताजी किस तरह से उससे कुश्ती लड़ते में हार जाते थे और स्वयं हार कर बच्चे का बल बढ़ाते थे। ठीक है। तीसरा लिख सकते हो कि किस किस तरह के खेल भोलानाथ खेला करता था। मिठाई की दुकान बनाना, घरौंदे बनाना, बारात का दृश्य, खेती बाड़ी करना इत्यादि। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लिखना चाहिए वो ये कि जब विपदा का समय आया भोलानाथ पर, तो वह माता के पास, माता के आंचल में जाकर छिप गया। पिता से अत्यधिक प्रेम करने के बावजूद भी उसको माँ की ज़रूरत अधिक महसूस हुई। जिस तरह से माँ का साथ उसको प्रेम, शांति और सुरक्षा प्रदान करने वाला था, किस तरह माँ ने उसके घावों पर हल्दी लगाई, बच्चे की पीड़ा देखकर माँ स्वयं कितनी परेशान हो गई। ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको ज़रूर लिखना, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? मतलब आपको कंपेयर करना है 1930 के दशक में जो गांवों का रूप था और आज के समय में गांवों का क्या रूप है। तो सबसे पहला तो आप पॉइंट इसमें लिखोगे, प्रेफर राइट इन पॉइंट्स। ओके। पहला लिखोगे कि उस समय गाँवों में मिट्टी के घर हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, जबकि आज गाँवों में पक्के मकान देखने को मिलते हैं। पहले संयुक्त परिवार गाँव में हुआ करते थे, जबकि आज एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। विज्ञान का प्रभाव भी गाँवों पर बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले लालटेन हुआ करती थी, बिजली की सुविधा नहीं थी गाँवों में, लेकिन आज हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है। बिजली ना आने पर इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। पहले खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, जबकि अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बहुत सारी कृत्रिम खादों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा है खेतों में। अब गाँवों में पहले की तुलना में किसानों की संख्या घट गई है, क्योंकि आप जानते हो कि माइग्रेशन की वजह से गांव से शहर में बहुत सा व्यक्ति काम करने के लिए आ रहा है और अब खेती करने वालों की संख्या कम हो चुकी है। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि पहले गांव में सरलता देखने को मिलती थी, लोगों का जीवन बहुत ही सरल हुआ करता था, लेकिन आज गांवों पर शहरों का प्रभाव पड़ चुका है और गांवों में भी बनावटीपन देखने को मिलता है। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, 4 या 5 पॉइंट। 7th क्वेश्चन है,
पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। क्रॉस दिस क्वेश्चन, नो नीड टू राइट इन योर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे लिखोगे कि माता का आंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और आकर्षक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शिशु अवस्था का वर्णन किया है या बाल्यावस्था का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। वह उसे नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पाठ कराते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बाल सुलभ खेलों पर प्रसन्न भी होते हैं और अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त भी करते हैं। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममता से भरपूर है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए तरह तरह के नाटक रचती हैं। अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित भी रहती हैं। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय से कांपता देख माँ भी स्वयं रोने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का इतना होना, भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर माँ बच्चे को डर से कांपता देखकर रोने लगती है, परेशान होने लगती है। माँ की ममता पाठक को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अच्छा, इसमें आप माता का आंचल है तो माता के प्रेम से संबंधित आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हो, जैसे माता का स्नेह या माँ का ममत्व या माँ की ममता, कोई भी इस तरह का शीर्षक आप लिख सकते हो। अच्छा, ये तो हुआ अन्य शीर्षक की बात। अब हमें इसमें एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बतानी है कि माता का आंचल जो शीर्षक है वो उपयुक्त है या नहीं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बीतता था। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को अटपटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो माता का रोल ही नहीं समझ में आया है, शुरुआत तो पिता से हुई है। तो इसलिए कुछ अटपटा सा लगता है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों रखा गया है, पिता से संबंधित होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों ही बहुत प्रेम करते थे। उसका दिन पिता की के संरक्षण में ही शुरू होता था। पिता हर खेल में उसके साथ रहते थे, हर समय उसकी इच्छा को पूरा करते थे। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है, माता किस तरह से रिएक्ट करती है, वैसा रिएक्शन एक पिता नहीं दे सकता। वो जो प्रतिक्रिया है वो पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसुओं से ज़्यादा परेशान है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठती है, परंतु अपने को संतुलन में लाते हुए उसके घावों पर हल्दी लगाती है और साथ ही साथ उसे प्रेम, शांति और सुरक्षा का एहसास भी दिलाती है। तो इस हिसाब से लिखना कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे अनुसार माता का आंचल शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। परंतु इसके अतिरिक्त हम माँ की ममता या माता का ममत्व, माता का स्नेह शीर्षक भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो ये तो तुम सब जानते हो, अपने माता पिता को प्रेम करते हुए तुमने देखा है कि किस तरह से वे आपसे प्रेम करते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। नंबर 1, माता पिता बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बच्चों को कहानी सुनाकर या कहीं घुमाने ले जाकर या अपने साथ खेलने को कहकर वे अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बच्चों की ज़िद को मानकर और उनके साथ नाना प्रकार के खेल खेल कर, बच्चों को गोद में बैठाकर
इन सारी तरहों से, इन सारी प्रकारों से माता पिता अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बच्चों को उनके मनपसंद चीज़ें दिलाकर, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके, ठीक है। तो ये तो तुम डे टू डे लाइफ में अपने देखते हो। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप किन किन पॉइंट्स को कवर करते हैं। कोशिश करिएगा 4 से 5 पॉइंट लिखें। नेक्स्ट है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। देखिए, इसका आंसर बिल्कुल इस तरह से होगा जो क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ा था 4, बिल्कुल वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने भोलानाथ के खेल और खेल की सामग्रियों को आज के युग की सामग्रियों से भिन्न बताया था। और इसमें भी वही चीज़ है कि बच्चों की जो दुनिया रची थी, मतलब बच्चे जो खेल तमाशे किया करते थे वे आजकल के बच्चों के खेल तमाशे से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर बिल्कुल एक जैसे होंगे दोनों के ही। क्वेश्चन नंबर 12 है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए, क्रॉस दिस क्वेश्चन। वैसे फणीश्वर नाथ रेणु का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, और नागार्जुन का उपन्यास है बलच नमा, ठीक है। तो ये 2 उपन्यास हैं, कभी आपको वक्त मिले तो इन उपन्यासों को पढ़िएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसे अपने रजिस्टर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर हैं। प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अपने फेयर रजिस्टर में लिख लीजिएगा। भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और शब्द सीमा का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे कि 60 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। ओके।